चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार से संबंधित संस्कृति और शिक्षा का अधिकार से संबंध होगा। यानी इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 में क्या प्रावधान दिए गए हैं वो, और आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, इससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। चलिए देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या प्रावधान दिया गया है। तो देखिए आर्टिकल 19 में दिया है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार। बेसिकली ये है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नागरिकों के लिए कर दिया है, लेकिन मेनली इसको बोलते हैं अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार। और अल्पसंख्यक होते क्या है, देखिए अगर भारत में नागरिक को देखें तो इस हिसाब से कोई अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन किसी राज्य में, विशेष राज्य या प्लेस में कहते हैं कि अल्पसंख्यक दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और जिनकी ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक होते हैं। दूसरी भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, यानी एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में मैक्सिमम मराठी भाषी है, उसमें अगर आपके संथाली भाषी थोड़े से चले गए तो वो क्या हो गए, भाषाई अल्पसंख्यक। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ पे ऐसे विभेद होते हैं वहाँ पे अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। कैसे दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए यही मान लेते हैं कि महाराष्ट्र के मराठी भाषी राज्य में अगर कोई अल्पसंख्यक है, संथाली या भील है, वो अपनी भाषा का यूज करता है तो जो बहुसंख्यक है वो उनको रोकेंगे नहीं, ठीक है ना, उसके विरुद्ध सुरक्षा का उपाय है। और जो अल्पसंख्यक है अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए उपाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है ना, अपनी लिपि को संरक्षित करने के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं, और अपनी संस्कृति के लिए भी सुरक्षा का अधिकार है। किसके तहत अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत, जो कि हेडिंग है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का सुरक्षा का अधिकार। देखिए इसके तहत निम्न अधिकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अल्पसंख्यक यानी इसमें है प्रत्येक नागरिक, लेकिन बेसिकली अल्पसंख्यक को टारगेट करके बोला गया है, को अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों यानी प्रत्येक नागरिकों को राज्य के अंतर्गत या उससे संबद्ध संस्थानों, यानी जो राज्य से संबंधित संस्थान है, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, यानी जो भाषा या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है उनको उसके आधार पर, जाति धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर एंट्री करने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 15 में भी हम लोगों ने देखे थे धर्म, जाति, मूल, लिंग आपके इसके आधार पर विभेद का अधिकार दिया गया है, और इसमें भी दिया गया है जो अल्पसंख्यक है उनको जो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, एग्जाम्पल के लिए कॉलेज हो गए, एग्जाम्पल के लिए कोई भी संस्थान हो गए, वहाँ पर इस आपके पॉइंट के तहत एंट्री करने से नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है तो आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत, दोनों के तहत आपके मूल अधिकार का हनन है, फिर कोर्ट उसे लागू करवाने के लिए बाध्य होगा। अब देखते हैं भाषा की रक्षा हेतु आंदोलन करना, यानी अगर मान लेते हैं किसी जगह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में ऐसे लड़ाई हो जाता है भाषा को लेके कि बहुसंख्यक बोलते हैं कि ये भाषा नहीं चलेगा जो अल्पसंख्यक है, तो उसकी रक्षा के लिए आंदोलन करेंगे, वो भी मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। आंदोलन करने का आपका अधिकार आर्टिकल ये 19 और ये के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। और भाषा की रक्षा हेतु आंदोलन के लिए आर्टिकल 19 में भी प्रावधान दिया गया कि अगर ऐसा होता है कि आपकी जो अल्पसंख्यक की भाषा है उसे दबाया जा रहा है तो आप आंदोलन करिए, वो आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 30 में देखते हैं क्या दिया है, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। देखिए क्या क्या इसमें अधिकार दिए गए हैं, देखते हैं आगे। देखिए इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक वर्ग, यानी जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कई राज्यों में मुस्लिम आपका अल्पसंख्यक है तो वो क्या करता है, अपने भाषा के लिए अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान बनाता है। एग्जाम्पल के लिए मदरसा, वहाँ पे क्या होता है कि मेनली आपका उर्दू से संबंधित भी पढ़ाया जाता है, बाकी विषय भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें उर्दू भी पढ़ाया जाता है जो उनकी एक तरह से धार्मिक भाषा है, और वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय हैं वही उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी प्रशासन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मदरसा हो गया, और भी होते हैं जैसे SC ST हो गए, ठीक है ना, किसी एरिया में एग्जाम्पल के लिए जो आदिवासी एरिया है, ठीक है, वहाँ पे अगर आदिवासी अल्पसंख्यक है तो उससे संबंधित शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के तहत ये मौलिक अधिकार दिया गया है।
दूसरा देखिए राज्य संस्थानों यानी जो राज्य द्वारा पोषित संस्थान है, वित्त से संबंधित या फिर अन्य जो सारे संसाधन होते हैं, चाहे आपके टीचिंग से संबंधित दे रहे हैं वो, और अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित संस्था, एग्जाम्पल के लिए मदरसा, इसमें विभेद नहीं करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि जो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उससे ही राज्य आपको करे। अगर उसमें विभेद करने का अधिकार ये है कि अगर उन्हें अलग तरीके से किसी विशेष स्थिति में वित्त पोषित करती है या फिर अलग अलग आपके प्लान बनाती है, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा बनाए गए संस्थान है उसमें भी उनको कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है ना, वो विभेद नहीं कर सकती। दूसरी बात क्या है कि राज्य अपने संस्थान को छोड़कर इनको बंद कराने का प्रयास नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये सब सारे मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा होता है तो ये सारे संस्थान कोर्ट में जाके उसे लागू करवा सकते हैं, कोर्ट उसे लागू करने के लिए बाध्य होगा। ध्यान रहे, मूल अधिकार के संबंध में कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि अगर वहाँ पे मूल अधिकार का हनन हुआ है किसी भी मूल अधिकार का, तो कोर्ट उसे लागू करने के लिए बाध्य है। ये संविधान में प्रावधान दिया गया है। कोर्ट अपने हिसाब से नहीं लागू करेगा, ठीक है ना, वो बाध्य है। अगर वहाँ पे साबित हो जाता है कि मूल अधिकार का हनन हुआ है तो मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट स्वयं बाध्य है। कैसे बाध्य होगा वो देखते हैं, कई तरह के रिट निकालते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको देखेंगे आर्टिकल 32 में। देखते हैं आर्टिकल 31, इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार। देखिए मूल संविधान में जो था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था उसमें एक आपका संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, जिसमें क्या था कि संपत्ति को खरीदने और बेचने का अधिकार मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार में है तो मूल अधिकार में अगर आपको उस मूल अधिकार में संपत्ति के बेचने और खरीदने में एग्जाम्पल के लिए राज्य टैक्स लगा रहे हो जैसे स्टाम्प के रूप में, ठीक है, तो वो क्या होगा, मूल अधिकार का हनन हो गया एक तरह से। आपके निजी यानी जो काम है संपत्ति का बेचना और ख़रीदना, जब ये एक्टिव था तो उसमें सरकार पैसे ले रही है, आपसे कर ले रही है, तो वो एक तरह से अधिकार का विरोध हो गया। और कई सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार को हटाकर इसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर आर्टिकल 300A यानी 300 के का भाग 3 का जो संविधान का भाग 3 है उसमें कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार क्या होता है, जैसे जो कानून के तहत शासित होते हैं या कानून के तहत जो रेगुलेट होते हैं, ठीक है। और मूल अधिकार क्या हो गए, इनके लिए अंतर होता है। देखिए कानूनी अगर अधिकार आपका हनन होता है तो वो कानून के तहत लागू होते हैं, कोर्ट में उन्हें स्थिति के अनुसार लागू किया भी जा सकता है, देने भी किया जा सकता है। लेकिन मूल अधिकार ऐसे होते हैं जिनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या देश का कोई भी कोर्ट बाधित है, ठीक है। जबकि कानूनी अधिकार में ऐसा नहीं है, वो सार्वजनिक हित दे सकता है या फिर कानून का जो आपका लागू होना है, अगर आपके अधिकार से कानून का लागू होना बाधित हो रहा है तो वो आपके अधिकार को यहाँ पे रोक सकता है, जो कानूनी अधिकार है। तो ये थोड़े बहुत अंतर है, बाद में देख लेंगे इसको डिटेल में क्या अंतर होता है कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में। ये था आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा सा इस बहुत ब्रॉड आपका टॉपिक है तो इसको डिटेल में देखेंगे अगले पार्ट में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।